एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जुडिशरी गुड। मेरा नाम है अर्पिता और आज हम डिस्कस करेंगे मेंस आंसर राइटिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप सभी लोगों को पता है कि इज अ सेमी मेजर एक्ट। इसे मेजर एक्ट नहीं कहा जा सकता, ये बहुत बड़ा एक्ट नहीं है। हाउएवर इसमें एक एक सेक्शन से पूरा पूरा सवाल बनता है और आज हम वही डिस्कस करेंगे कि कैसे सवाल आपको इसमें अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे आंसर आपको लिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल जो हमारा है वो है, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड। अब सवाल आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करी जा सकती है। सवाल में आपको सेक्शन नंबर नहीं दिया है, इसीलिए आपको सेक्शन नंबर खुद से लिखना पड़ेगा। जब भी हम मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं तो हम हमेशा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैं नया क्या बता रही हूँ, आप सभी को ये सारी चीजें पता है, लेकिन आपको पता है मेंस में जो आप पहला इंट्रोडक्टरी सेक्शन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हैं उसमें लिखना एक्चुअली क्या चाहिए। तो जब भी आपसे कुछ सवाल ऐसा पूछा गया है तो एक बहुत ही जनरलाइज्ड आपको पैराग्राफ लिखना चाहिए, बहुत जनरलाइज सा आपको उसमें आंसर लिखना चाहिए। इसके अलावा उसमें आपको किस सेक्शन से ये सवाल पूछा गया है वो सेक्शन आपको मेंशन करना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो हमने सबसे पहले बात करी है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़े, इस पूरे इंट्रोडक्शन को पढ़े, तो आप इसमें पाएंगे कि हमने इसमें कोई नई बात नहीं लिखी है। हमने इसमें बस एक ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी का रूल क्या है, क्यों इस रूल को इस रूल को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बस इसी बारे में बात की है। तो हमने सबसे पहले क्या शुरू किया है, हमने सेक्शन 6 से स्टार्ट नहीं किया। हमने इसे कैसे एक्सप्लेन किया, हाउ डिड वी एक्सप्लेन इट। हमने जनरली बहुत बहुत जिस टॉपिक पे सवाल आया था उस टॉपिक पे बहुत जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होनी चाहिए। इन सारी बातों के बारे में आप एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप सेक्शन पे आएंगे, इसके बाद आप बताएंगे कि किस सेक्शन के अंदर ये सारी चीजें बताई गई है। तो जरा इसको देखते हैं, इसके इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। The transferability of property is the general rule and non-transferability is an exception। बहुत जनरल सा फर्स्ट सेंटेंस है हमारा। इसके बाद इसी सेंटेंस को हमने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। The general policy of law is to promote free alienation and circulation of property rather than accumulation। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें इंट्रोडक्शन में देनी ही है वो है सेक्शन नंबर। तो यहाँ पे भी हमने इसके बाद सेक्शन नंबर बता दिया है। ये चीज सॉरी, इस चीज को आप लोग भी एज अ मैटर ऑफ रूल याद कर लीजिए कि हमेशा इंट्रोडक्शन में हमेशा और हमेशा सेक्शन नंबर होगा। सेक्शन नंबर के बिना इंट्रोडक्शन नहीं लिखी। अगर कोई ऐसा सवाल है जैसे कोई डॉक्ट्रिन है जिसपे कोई सेक्शन नंबर नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई सवाल डायरेक्टली किसी सेक्शन नंबर से पूछा जा रहा है तो वही से बात करिए। अच्छा, एक और चीज, इंट्रोडक्शन जनरल होना चाहिए, ये मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब हम इंट्रोडक्शन में सीधे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करने लगे, हम ये बात करने लगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्यों आया था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या है, सेक्शन 5 में क्या दिया है? नहीं। जनरल इंट्रोडक्शन का मतलब है उस सवाल का जनरल इंट्रोडक्शन, उस सब्जेक्ट का जनरल इंट्रोडक्शन आपको नहीं देना है। तो कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं। while checking the answer scripts I have come across many answer scripts जो कि इंट्रोडक्शन में उस सब्जेक्ट का ही इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। तो फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में वो लोग बताने लगते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, सेक्शन 5 के एसेंशियल्स क्या है। अब अगर सवाल आपसे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है, सवाल आपसे बिल्कुल डायरेक्टली किसी सेक्शन से पूछा गया है, तो आपको जवाब भी उसी सेक्शन से ही देना चाहिए, उसका स्टार्टिंग भी वहीं से करना चाहिए। इतना जनरल इंट्रोडक्शन आपको नहीं देना चाहिए। एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मेंस में आपको बहुत कम समय मिलता है आंसर लिखने का। अगर आप लोग उसी समय को यूटिलाइज नहीं कर पाए तो फिर आपके मार्क्स ऑब्वियसली डिडक्ट होंगे। तो अगर आप खुद एग्जामिनर है तो आप खुद इस चीज को सोचिए, इस चीज को समझिए कि अगर आप खुद कोई कॉपी चेक करते हैं जिसमें आपसे सीधे सेक्शन 6 पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में, क्वेश्चन की मेन बॉडी में किसी और सेक्शन से रिलेटेड बात की गई है, तो क्या आप उसको मार्क्स देंगे? जाहिर सी बातें नहीं देंगे। सेक्शन 6 अपने आप में इतना बड़ा सेक्शन है जिसको एक्सप्लेन करने में हमारे पास जिसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा डिटेल है हमारे पास। तो ऐसे में
अगर आप अपना टाइम, अपने एफर्ट्स अगर किसी और सेक्शन को या फिर पूरे सब्जेक्ट का जनरल इंट्रोडक्शन देने में वेस्ट करते हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल, राइट। इसके बाद हम आते हैं कि सेक्शन 6 क्या कहता है एक्चुअली। तो सेक्शन 6 देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मे नॉट बी ट्रांसफर्ड। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ये वाली प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं की जा सकती, बाकी सभी कुछ किया जा सकता है, राइट। तो एक एक क्लॉज को हमने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है। हम चाहते तो सिर्फ पूरा का पूरा सेक्शन वैसा उतार के आ सकते थे, लेकिन वो सेक्शन इतना बड़ा नहीं है कि आपको एक फुल फ्लेजेड आंसर में मार्क्स दे सके। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कितने मार्क्स में कितना आंसर लिखना है, राइट। तो कभी भी ये चीज आप मार्क्स से डिसाइड नहीं करते हो, कभी भी ये चीज आप मार्क्स के बेसिस पर नहीं डिसाइड करते हो कि कितने नंबर पे आपको कितना आंसर लिखना चाहिए। आपको ये चीज हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दैट पेपर एंड द टाइम लिमिट दैट हैज बीन गिवन टू यू उससे जज करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एमपी में 2019 तक 12 ही सवाल आते थे, क्वेश्चन 8 नंबर का होता था एक एक, और 12 ही सवाल आते थे। तो अगर 12 ही सवाल आए हैं तो आपके पास नेचुरली बहुत टाइम है टू आंसर सच क्वेश्चंस, राइट। तो उन क्वेश्चंस को आप बड़ा लिख सकते हो। फिर आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको 2.5 पेज में खत्म कर दो, 3 पेज में खत्म कर दो, 4 पेज में खत्म कर दो। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली वर्ड लिमिट नहीं दी है तो यू कैन राइट एज मच एज यू कैन। राइट एज मच एज यू कैन डज नॉट मीन राइटिंग एनीथिंग, राइटिंग इनरेलेवेंट थिंग्स। राइटिंग एज मच एज यू कैन मीन्स एंड ओनली मीन्स कि आप उसमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ही लिखे, रैंडम चर्चा ना करें, खुद के ओपिनियंस ना दे जब तक आपसे पूछा ना गया हो। ये चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद फिर आपको और चीजों में इंक्लूड करनी चाहिए। तो अब ये वाला जो सवाल है, इस सवाल को हम मान के चलते हैं कि ये 8 या 10 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो आपको इतना बड़ा और इतना डिटेल में आंसर तो लिखना ही चाहिए। इस चीज के बारे में इतनी इतनी चीजें तो आपको एक्सप्लेन करनी ही चाहिए। तो आते हैं क्लॉज ए पे, स्पेक सक्सेशनिस्ट। स्पेक सक्सेशनिस्ट क्लॉज में वर्ड यूज नहीं किया गया है, हाउएवर क्लॉज ए जो बात करता है वो स्पेक सक्सेशनिस्ट के बारे में ही करता है। तो आपने वो लिख दिया कि स्पेक सक्सेशनिस्ट, आपने वर्ड यूज कर दिया, लेकिन उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको उसका मीनिंग बताना है। उसके बाद आपको आना है कि ये सेक्शन में वर्ड्स क्या यूज किए गए हैं। तो एयर अपेरेंट, चांस ऑफ लेगेसी, मियर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर, ये तीनों ही क्लॉजेस जो है, ऑल दीज क्लॉजेस, ये तीनों ही क्लॉजेस आपको आपके सेक्शन में ही मिल जाते हैं। तो इनको यूज करना अपने आंसर में बहुत जरूरी है। सेक्शन जो कह रहा है वो चीजें लिखना पैरामाउंट इंपॉर्टेंस वाली चीज है। उसके अलावा कुछ भी जो लिखते हैं वो एडिशनल चीजें हैं। सेक्शन तो लेकिन आपको पूरा का पूरा लिखना ही चाहिए। इसके बाद आपने एक जनरल सी लाइन लिख दी कि दिस क्लॉज सेज दैट स्पेक सक्सेशन इज नॉट ट्रांसफरेबल। इसके बाद क्लॉज बी पे आते हैं, राइट ऑफ री एंट्री। अब आप चाहते तो सिर्फ राइट ऑफ री एंट्री लिख के भी छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, इसको भी आपको बताना चाहिए कि राइट ऑफ री एंट्री होता क्या है। तो राइट ऑफ री एंट्री को आप एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद अगर आपको इसमें कोई केस लॉ पता है तो केस लॉ लिख दीजिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। अच्छा, केस लॉ कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, कहाँ लिखना है, कहाँ नहीं लिखना है, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली क्लॉज सी, राइट ऑफ ईजमेंट। नाउ राइट ऑफ ईजमेंट के बारे में क्या बात की गई है, ये बात की गई है कि अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा कि राइट ऑफ ईजमेंट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो मेक श्योर कि आप अपने आंसर में इसको इन्हीं शब्दों में लिखें ताकि किसी तरह का कोई स्कोप ऑफ कंफ्यूजन ना हो। राइट ऑफ ईजमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड बट नॉट अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ही किया जा सकता है। इस चीज को आपको अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा ही। ईजमेंट क्या होता है वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर आते हैं हम क्लॉज डी पे, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट क्या होता है एंड व्हाट डू वी मीन बाय रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। नाउ देखिए, ईजमेंट्री राइट तो सभी को पता होते हैं क्या होते हैं, उसमें भी अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। सिमिलरली रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट जो चीज है उसमें वर्ड से क्लियर नहीं होता कि हम क्या बात कर रहे हैं। आपको हमेशा अपने आंसर्स ऐसे लिखने चाहिए जिसमें हर चीज का मतलब एग्जामिनर को क्लियर होता चले। इसीलिए यहाँ पे आप इसके इंस्टेंसेस भी देंगे, इस चीज के आप इंस्टेंसेस भी देंगे। इस चीज में आप बताएंगे कि क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट में, कैसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट के। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देना जरूरी है। जहां भी आपको लग रहा है कि आपको पॉइंट्स थोड़ा बेटर समझाने के लिए एग्जाम्पल देने चाहिए, डू गिव एग्जाम्पल्स, डू गिव इलस्ट्रेशंस, वो बहुत अच्छा लगता है आपके आंसर्स में। फिर इसके बाद हमारे पास एक केस लॉ है।
इस केस लॉ को हमने बीच में ही इंक्लूड कर दिया है। क्यों बीच में इंक्लूड किया है, क्यों लास्ट में नहीं दिया? तो देखिए केस लॉस के दोनों ऑप्शंस होते हैं आपके पास। आपको केस लॉ अगर किसी पॉइंट पे लिखना है और वो पॉइंट आपके आंसर के बीच में आ रहा है, तो वहीं पे आप केस लॉ लिख दीजिए और उसे अंडरलाइन कर दीजिए अगर अंडरलाइनिंग अलाउड है। आप जिस पेपर में एग्जाम में अपियर कर रहे हैं वहां अगर अंडरलाइनिंग अलाउड है तो उस केस लॉ के नाम को अंडरलाइन करके वहां पे उसी पॉइंट पे लिख दीजिए। आप चाहे तो बिल्कुल एंड में भी केस लॉ लिख सकते हैं, वो भी चलता है, वो भी अलाउड है। एक और चीज, इस क्वेश्चन में तो हमसे नहीं पूछा था केस लॉ अलग से लिखने का, तो फिर क्या केस लॉ लिखना है? जिस क्वेश्चन में आपसे सवाल नहीं भी पूछा गया है केस लॉ का, और अगर वो सब्जेक्ट जो है वो डील करता है सब्सटैंटिव लॉ से, तो फिर आपको केस लॉ लिखने ही चाहिए, भले ही पूछा गया हो या ना पूछा गया हो। आपको कम से कम 1 से 2 केस लॉस तो लिखने ही चाहिए, जहां पे स्पेसिफिकली केस लॉ से सब्सटैंशिएट करने के लिए कहा गया है, और एक कोई केस लॉ ऐसा है जो बिल्कुल ऑन पॉइंट उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, तो उस केस लॉ को तो आप लिखेंगे ही, साथ में 2 और केस लॉस भी आपको लिखने चाहिए। लॉ का पेपर है, लॉ के पेपर में केस लॉस नहीं लिखे तो फिर क्या मतलब, राइट? इसीलिए हर आंसर को ट्राई करो कि सब्सटैंशिएट कर पाओ 1 या 2 केस लॉस से। हर पॉइंट पे आपको केस लॉ देने की जरूरत नहीं है। अब इसमें भी, इस सेक्शन में भी, सेक्शन 6 में भी बहुत सारे क्लॉजेस हैं, तो क्या हम अब हर क्लॉज के ओनली सेक्शन केस लॉ देंगे? अगर आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, अपने टाइम अपनी राइटिंग स्पीड के हिसाब से अगर आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सभी में नहीं दे पा रहे हैं तो भी कम से कम 2 केस लॉस तो आपको तब भी लिखने चाहिए जब आपसे पूछा नहीं गया हो स्पेशली केस लॉस के बारे में। इसके बाद फिर आते हैं क्लॉज डी के बारे में। तो क्लॉज डी बात करता है राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस के बारे में। अब यहाँ पे हमें ये पॉइंट समझाना बहुत जरूरी है कि मेंटेनेंस का राइट ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन अरियर्स ट्रांसफरेबल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन क्लॉज डबल डी। डबल डी के बारे में आपको हमेशा ये चीज समझनी चाहिए कि फ्यूचर मेंटेनेंस तो नहीं दिया जा सकता। इनफैक्ट फ्यूचर में आने वाली कोई भी, फ्यूचर में इनकर होने वाली कोई भी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते इस समय, राइट? ये तो बहुत ही जनरल रूल है। लेकिन अरियर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, अरियर्स ऑफ मेंटेनेंस कैन बी ट्रांसफर, एंड दिस यू शुड नो एंड मस्ट मेक श्योर कि आप अपने आंसर स्क्रिप्ट में ये चीज लिख रहे हैं। इसके अलावा फिर आता है राइट टू सू के बारे में। राइट टू सू मतलब क्या? राइट टू सू में ये जो मेयर वर्ड है, दिस हैज टू बी देयर। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट नहीं, गलत हो जाता है। तो अगर यहाँ पे आप सिर्फ राइट टू सू लिख के छोड़ दें तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि राइट टू सू ट्रांसफरेबल होता है, एक्शनेबल क्लेम की तरह भी आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ राइट टू सू किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता, एंड दैट इज वाई आपको यहाँ पे मेयर राइट टू सू लिखना चाहिए। इसके अलावा फिर इसे समझाना चाहिए कि राइट टू सू में क्या चीजें आती है। तो अगर डेफिनेट सम है, यानी सम अगर सर्टेन है, अमाउंट अगर सर्टेन है, तो उसे ट्रांसफर किया जा सकता है एज एक्शनेबल क्लेम। पर अगर सम ही सर्टेन नहीं है, जो अमाउंट है वही सर्टेन नहीं है, तो उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यानी बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे बेसिकली आप उसका मीनिंग समझा रहे हैं, उस टर्मिनोलॉजी का आप मीनिंग क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद एफ और जी, जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बहुत ही सिंपल प्रोविजन है, ये क्या कहते हैं? पब्लिक ऑफिस के बारे में बात करते हैं, स्टाइपेंड एंड पेंशन के बारे में बात करते हैं। पब्लिक ऑफिस के बारे में आपको आपके बेयर एक्ट में ही चीजें बताई है कि सैलरीज नहीं ट्रांसफर की जा सकती, चाहे पेबल हो चाहे ना हो। यानी अभी पेबल हुई है तो भी नहीं कर सकते, और पेबल नहीं हुई है तो भी नहीं कर सकते ट्रांसफर, राइट? क्यों नहीं कर सकते वो भी लिख दो एक लाइन में, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्यों नहीं किया जाता? ताकि डिग्निटी ऑफ द ऑफिस आप मेंटेन कर सके, राइट? फिर है स्टाइपेंड्स एंड पेंशन के बारे में। इस सेक्शन में भी, इस क्लॉज जी में भी आपको बताया है कि क्या अंदर उसमें लिखना चाहिए। वो बेरट में जो चीजें लिखी है वही यहाँ पे भी किया गया है। तो क्या बताया है कि मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स के स्टाइपेंड, सिविल पेंशनर्स की पेंशन, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पेंशनर्स की पेंशनर्स को नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, राइट? ये नहीं किया जा सकता। तो आपको भी बस उतना ही अगर आप लिख दें तो भी क्लियर है, क्योंकि ये दोनों जो सबसेक्शंस है, दीज आर वेरी जनरल सबसेक्शंस, एंड इनमें ऐसा कुछ नहीं है जिसका आपको मीनिंग क्लियर करने की जरूरत पड़े। तो अगर इसमें आप सिर्फ बेरैक वाली चीजें भी लिख रहे हैं तो भी इनफ है। यहाँ पे आपको इसमें एडिशनल कमेंट्री की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं हम क्लॉज एच पे। क्लॉज एच के अपने ही 3 अलग सब क्लॉजेज है, राइट?
तो क्लॉज एच आपको क्या बता रहा है, इंटरेस्ट, नेचर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रांसफरी के बारे में। इन तीनों चीजों को अगर आपके पास समय है तो आपको हमेशा एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर आप ये देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, एक एक चीज को बहुत छोटी छोटी तरीके से ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है वो मैंने बताया है। फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कहाँ बताया है, सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया है। ये चीज आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट है डिस्क्वालिफाइड ट्रांसफरी, इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए कि डिस्क्वालिफाइड ट्रांसफरी होते कौन है और इनको क्यों ट्रांसफर, ये क्यों ट्रांसफर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी। क्लॉज एच के बाद आप अपना आंसर समराइज कर सकते हैं एक कंक्लूजन के साथ, या फिर आप चाहे तो केस लॉ पे भी आप केस अपना क्वेश्चन एंड कर सकते हैं। केस लॉ के थ्रू भी आप अपना क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन या तो कंक्लूजन हो या तो केस लॉ हो, इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए टू कंक्लूड एनी आंसर। बिना कंक्लूजन के आंसर बहुत इनकम्प्लीट लगता है एंड इट डजंट लुक गुड। तो इसीलिए कोशिश हमेशा करें कि भले ही एक दो लाइन का ही सही, भले ही एक दो सेंटेंसेस का ही सही, हमेशा और हमेशा आप इसमें केस लॉज ऐड करें। तो ये था हमारा आंसर जिसको आपने देखा। आई होप इसमें से आपको काफी चीजें आज क्लियर हुई, काफी चीजें समझ में आई कि हमें क्या चीज लिख सकते हैं, क्या चीज हम अवॉइड कर सकते हैं, क्या चीज हम छोड़ सकते हैं, क्या हमें इंक्लूड करनी ही चाहिए। सेक्शन अगर है तो सेक्शन को कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या पहले पूरा सेक्शन लिख दे और फिर एक्सप्लेनेशन लिखे, या फिर साथ साथ में करें। तो ये बहुत सारी चीजें जो है आज हमने डिस्कस करी। आई होप दिस हेल्प यू। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है हमारा वन स्टॉप कॉन्टैक्ट नंबर। आप जुडिशरी गोल्ड का हिस्सा बन सकते हैं, जुडिशरी गोल्ड में आप एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी प्रिपरेशन भी शुरू हो जाएगी फॉर बिकमिंग अ सिविल जज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।